Welcome back friends, this is Dipali Moore and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you psychology, that means मनोविज्ञान एंड मनोविज्ञान का यहाँ पर हमने मॉडल पेपर क्रिएट किया है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट वीडियो की सीरीज से सभी सेशंस को हम कवर कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे पर मॉडल पेपर में हम टॉप 30 क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड होते हैं उनको हम यहाँ पे इस वीडियो की सीरीज में डिस्कस करते हैं। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है हमारा आपके सभी शिक्षक भर्तियों को ध्यान में रखते हुए, चाहे आपका वो सीटेट का हो, सुपर टेट का हो, केवीएस हो, स्टेट लेवल जो है एमपी टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, किसी भी तरीके का जो स्टेट लेवल के जो टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो फ्रेंड्स उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ में अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं एंड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे। तो गाइज फटाफट जल्दी से सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करके एंड इस सेशन को फुल्ली अटेंड करें, ताकि जो भी यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी यहाँ पे जो कि हमने अवेलेबल करा रखे हैं आप सभी को देख सके, सभी को सीख सके, समझ सके, ताकि पेपर में ये आपके स्कोर को बढ़ा सकें। तो गाइज़ ये हमारे वीडियोज़ की नंबर सीरीज़ 20 है। जो भी दोस्त नए हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चंस की वीडियो की जो सीरीज है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो का जो हमारा जो चैनल है वो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में वीडियो को सीन कर सकते हैं, वहाँ से चैप्टर वाइज आप डिटेल क्लासेस देख सकते हैं, मॉडल पेपर देख सकते हैं एंड अदर जो भी सब्जेक्ट के जो भी पेपर्स हैं, जो भी अदर सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स वो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर करना एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलें एंड अगर चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में क्या कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने आज आपके लिए क्रिएट किया है, उसको हम वन बाय वन यहाँ पे क्या करते हैं देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आज की सीरीज का है, तो वो क्या है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है। अब बात की जा रही अधिगम के अंतरण की, जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल क्लास में डिफाइन कर रखा है, तो फिर भी यहाँ पे एक बार हम फिर से रिव्यू करते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में। तो यहाँ पे अधिगम का जो अंतरण है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक है शून्य अंतरण, दूसरा है जो पहला है धनात्मक अंतरण, दूसरा है शून्य अंतरण एंड तीसरा है आपका क्या हो जाएगा ऋणात्मक अंतरण। अब जो आपका धनात्मक अंतरण होता है, जैसे कि कोई चीज़ें आज आपने सीखी है और एंड अगले दिन या अगली बार जब आप कोई नई चीज़ सीखते तो जो पूर्व में आपने जो चीज़ें सीखी हैं, अगर वो आपको जो नई क्रियाएं आप कर रहे हैं, जो नई अभिक्रियाएं आप क्रियान्वित कर रहे हैं, उसमें अगर वो हेल्प देता है, अगर सहायता करता है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा धनात्मक अंतरण। लेकिन अगर जो पहला आपने काम किया और जो दोबारा आप काम करने जा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है, एकदम अपोजिट है, दोनों का ही ना तो एक दूसरे पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, प्लस में ना तो वो दूसरे का कोई हानि हो रही है। मतलब कि पहले कार्य को सीखने के बाद जब आप दूसरा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले कार्य में जो भी आपने अनुभव प्राप्त किया है वो अनुभव दूसरे कार्य में ना तो आपको सहायता कर रहे हैं और ना ही आपको किसी तरीके से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा शून्य अंतरण। एंड तीसरी की अगर हम बात करें ऋणात्मक अंतरण की, तो पहले कार्य में जो सीखा गया जो आपका अनुभव है, अगर जब आप दूसरा कार्य करने के लिए जाते हैं तो उसमें पहले कार्य के द्वारा प्राप्त अनुभव जो है वो आपको दूसरे कार्य में क्या करता, बाधा उत्पन्न कराता है। तो ये आपका ऋणात्मक अंतरण हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स, तीनों ही पॉइंट्स आपको इजी वे में विद एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ में। एंड हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें एंड इसके साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें, जरूर शेयर कर दें। आइए देखते हैं यहाँ क्या है अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन है। मतलब शिक्षा जो है मनुष्य में जो भी क्षमताएं अंतर्निहित होती हैं उसको
परिपूर्ण करने में क्या करती हैं, विकास करती हैं। तो यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। तो इस तरीके से जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा, कुछ अरस्तु महोदय के द्वारा, कुछ और भी अन्य जो है मनोवैज्ञानिक शास्त्री हैं, उन्होंने जो भी अपने धारणाएं व्यक्त की अपने इस मनोविज्ञान में, वो काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट बनते हैं पेपर के लिए। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू को, इन सभी जो पंक्तियां हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन सी पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने पहले क्वेश्चन में क्या बात की कि अंतरण कितने प्रकार का होता है, ऋणात्मक, शून्य एंड धनात्मक। अब यहाँ पे बात की जा रही कि एक एक की, मतलब कि धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है। तो धनात्मक अंतरण भी कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। जैसे कि अंतरण 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से आपका धनात्मक अंतरण भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जिसमें पहला आपका हो जाएगा क्षैतिज अंतरण, मतलब समानांतर। नेक्स्ट है ऊर्ध्व लंबवत एंड तीसरा है आपका द्विपार्श्विक। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पेपर्स में रिपीटेड देखने को मिला हुआ है। तो दोस्तों आगे के लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है इस क्वेश्चन के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इन सभी जितने भी आपके जो विकार हैं या जो भी बीमारियां हैं मनोविज्ञान में, उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं एक वीडियोस क्रिएट कर दूंगी जिसमें जितने भी आपके मनोविज्ञान में जितने भी आपकी बीमारियां हैं, सीखने से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, उन सभी को मैं वीडियोस में कवर कर दूंगी, ताकि आपको ईजी हो, हेल्प हो चीज़ें पढ़ने में, समझने में। तो गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो गणित संबंधी विकार को हम क्या करते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अब जैसे कि बात की, जिसको आप याद कैसे रखेंगे, क्योंकि जैसे कि लेखन संबंधी विकार है तो डिस्ग्राफिया है, पढ़ने संबंधी विकार है तो डिसलेक्सिया है। तो इस तरीके से अगर लिखने पढ़ने दोनों संबंधी विकार है तो डिस्प्रैक्सिया है, गणित संबंधी विकार है तो आपका डिस्कैलकुलिया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डिस करके आपको ये सारी चीज़ें सेम नज़र आ रही होंगी, तो आपको कन्फ्यूज ना हो। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी एक छोटी सी अच्छी सी ट्रिक, जिसके माध्यम से आप बहुत ही ईजी वे में इसको तैयार कर सकते हैं। क्या है कि गणित संबंधी विकार, गणित में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल सी बात है कि गणित में क्या होते हैं, संख्याएं होती हैं जिनका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, डिवीज़न हो, मल्टीप्लिकेशन हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें क्या करना होता है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करना होता है। तो डिस आपको लगाना ही है, एंड कैलकुलेशन से आपका बन जाएगा कैलकुलिया, तो हो जाएगा आपका डिसकैलकुलिया। समझ पाए आप, तो लाइक जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। पढ़ने संबंधी विकार। तो पढ़ने संबंधी विकार जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी डिफाइन किया, क्या है पढ़ने संबंधी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है लिखने संबंधी विकार, तो हो जाएगा आपका डिसग्राफिया। ग्राफ मतलब आप लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ तो याद करने वाली चीज़ है नहीं, ग्राफ पढ़ने वाली चीज़ नहीं, तो ग्राफ क्या चेक करने वाली चीज़ है, ग्राफ तो लिखने वाली चीज़ है दोस्तों। लिखने वाली मतलब कि बनाने वाली, और हम बनाएंगे किससे, तो पेन से बनाएंगे, तो इसलिए डिस्ग्राफिया आपका हो जाएगा। समझ पाए आप। आइए आगे क्या है, विगवा हट के अनुसार स्पेस यहाँ पे आपको फिल करना है कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो दोस्तों परिवर्तन जो होता है वो शारीरिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। तो यह कैसे है, तो यह आपका हो जाएगा किशोरा अवस्था। मतलब कि विग एवं हट ने जो अपनी धारणाएं व्यक्त की, उसमें उन्होंने बताया कि किशोरा अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, जो कि क्या है, परिवर्तन। और इसमें परिवर्तन जो है आपका शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, इसके साथ साथ में आपका मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो यहाँ पे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एज इट इज जो मैंने क्वेश्चन दिया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज यहाँ आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि किसने लिखा, ये स्टेटमेंट किसने व्यक्त किया है, तो विग एवं हट महोदय का नाम पूछा जा सकता है। तीसरा है कि जिसमें कि आपको सिचुएशन पूछी जा सकती है, पूरा ये आपको ये फिगर दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि यह किस अवस्था की विशेषताएँ हैं, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कहीं भी किसी तरीके से हमें छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हुए चलना है, ताकि पेपर में हम स्कोरिंग कर सकें।
तो दोस्तों अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई सजेशन, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। एंड हाँ, दोस्तों के साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हमारे साथ जोड़िए ज़रूर, शेयर करिए वीडियोज़ को एंड लाइक करिए। आइए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे किस वर्गीकृत में रखा जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य से। और जो सामान्य बुद्धि स्तर का जो बालक होता है उसकी जो IQ होती है, ऐसा नहीं कि एज इट इज़ 105 ही होती है। उसका जो होता है, जो उसकी जो IQ लेवल होती है वो 90 से 110 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और अगर 90 से 110 के दायरे में अगर वो आती है तो यह क्या होगा, सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जाने वाले, मतलब किए जाने के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग, जैसे कि हमने कल के वीडियोस की सीरीज में, जो वीडियोस की सीरीज नंबर 19 थी, उसमें हमने लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। उसके साथ में क्वेश्चन रह गया था तो उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से छूटे ना। सारी चीज़ों को, सारे क्वेश्चन को जो भी बन सकते हैं पेपर के लिए, उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो विकास के जो क्षेत्र हैं उसमें शोध करने के लिए जाने जाते हैं। तो किस क्षेत्र में, तो नैतिकता के क्षेत्र में। तो अगर कोहलबर्ग की बात आ जाएगी तो वो जो मतलब कि कोहलबर्ग जो है ये नैतिकता के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को स्पेस, मतलब यहाँ पे आपको फिल करना है, सहायता करता है। तो ये क्या है, स्व अधिगम मॉडल, मतलब कि स्वयं के अधिगम, मतलब स्वयं करके सीखने के मॉडल को क्या करता है दोस्तों, ये प्रभावित करता है। 11 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो अगर पियाजे महोदय के अनुसार बात की जाए तो जो चिंतन है, बौद्धिक क्रियाएं हैं, मतलब तर्क संबंधी जितने भी क्रियाएं हैं, ये बच्चा, अगर बात की जाए तो किशोरावस्था में, अगर अवस्था की बात की जाए तो बच्चा जो है किशोरावस्था में यह क्रियाएं करने लगता है। लेकिन पियाजे महोदय के अनुसार बात की जा रही तो पियाजे महोदय ने जो अवस्थाएं विभाजित की हैं उसको 4 अवस्थाएं में विभाजित की हैं। पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है आपका ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन मानी गई है वो आपकी कितनी है, 11 से 18। कितनी है दोस्तों, 11 से आपकी 18 मानी गई है। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें, पॉइंट्स आपको जो हमारे एक्सप्लेनेशन से बहुत ही इजी वे में समझ में आ रहा है। बट अगर कोई डाउट है, कोई इशू है तो कमेंट करें एंड वीडियोस को पॉज करके रिव्यू करके ज़रूर देखें, ताकि सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में क्लियर हो सके। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा सीखना स्थायी होता है? किस प्रकार का सीखना जो है वो स्थायी होता है? तो यहाँ पे बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, समझ कर जो सीखना है वो स्थायी माना जाता है। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, मतलब औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको टाइम ऑफ ड्यूरेशन बताई कितनी दोस्तों, 11 से 18। 11 से 18 जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की टाइम ऑफ ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे हम एक हिसाब से ऑप्शन पर डिपेंडेंट है। ऑप्शन में दिया गया है कि 11 वर्ष के बाद, तो 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है कि प्रत्यक्षात्मक व संवेगिक गीतक या गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? तो किसने विधि का निर्माण किया था? तो यहाँ पे हम बात की जाएगी मॉन्टेस्क्यू महोदय की। मॉन्टेस्क्यू महोदय ने सबसे पहले यह विधि अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भाषा अवबोधन से संबंध विकास है, मतलब भाषा अवबोधन से संबंधित कौन सा विकास है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषाघात। क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषाघात। नेक्स्ट है, हॉर्नी के अनुसार मौलिक जो है दुश्चरिता से संप्रत्यय का विकास होता है। तो ये किस अवस्था में होता है? ये होता है आपका बाल्यावस्था में। अगली कड़ी में क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि बालक विकास का मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत
का आधार है, मतलब कि जीन पियाजे के अनुसार बालक का जो विकास है किस सिद्धांत का आधार माना गया है। तो पियाजे महोदय के अनुसार यह जो है संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जीव में विकास व तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यह परिभाषित करता है। तो यह किसको परिभाषित करेगा दोस्तों, यह परिभाषित करता है सार्टेन ने, मतलब यह परिभाषित किसने किया है, सार्टेन ने। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फिल करना है, ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया, मतलब प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया। तो किसने दिया है, मॉन्टेस्टी महोदय। मॉन्टेस्टी महोदय ने बालक का जो प्राकृतिक विकास है उस पर बल दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों कि माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने दिया है। तो यह दिया किसने, देखिएगा दोस्तों बहुत से नए नए क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, जिन भी दोस्तों ने अगर किसी स्पेशल बुक को डीपली पढ़ा होगा तो ही ये सारे कॉन्सेप्ट उन्हें पता होंगे। अदरवाइज़ ऐसे जनरल बुक्स में ये सारी चीज़ें इंटरनल नहीं दी हुई होती हैं। तो ये हमारी लायबिलिटी है कि हम हर तरीके के क्वेश्चन, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, सभी तरीके के, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चन हो, फैक्चुअल क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन हम आप तक अवेलेबल कराएं। तो दोस्तों हम भली भांति सारे क्वेश्चन को आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बट अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स को, अपने आइडियाज़ को हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम अपनी अगली वीडियोज़ में उन सभी आइडियाज़ को, आपकी उन सभी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसे पूरी करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ये हमें अच्छा लगेगा दोस्तों। तो माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर जो प्रभाव है, इसका प्रयोग जो है किसने दिया, टर्मन महोदय ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। कौन सा दोस्तों, 4 से 8 माह के बीच की बात की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, हाथ और आँख का संबंध। हाथ और जो आँख का संबंध होता है यह 4 से 8 माह के बीच में जो है ये संज्ञानात्मक विकास जो है डेवलप हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक आवश्यकताओं को स्पेस आवश्यकता से भी जाना जाता है। तो कैसे, दैहिक, मतलब प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं को दैहिक आवश्यकता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को जरूर हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ में कि बाल अध्ययन का जो पिता है इसे किसे कहा जाता है। इसे स्टेनले हॉल महोदय को कहा जाता है। वैसे बहुत से ऑप्शन आपको सब्सटेंशियल मिल सकते हैं, बट ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें किसी भी तरीके का जो मतलब कि पेडागोजी के सेक्शंस नहीं है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आप इसको जरूर ध्यान में रखें कि बाल अध्ययन का जो है इसका पिता स्टेनले हॉल महोदय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन 24, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। और ये मनोविश्लेषणवाद किसने दिया है, तो मनोविश्लेषणवाद आपके दिया है सिगमंड फ्रॉयड महोदय ने। किसने दिया है दोस्तों, फ्रॉयड महोदय ने दिया है। आइए आगे बात करते हैं 25 नंबर कि नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल है। तो कौन सी स्केल है, तो उसमें हो जाएगा WISC ये स्केल है, ये आपको जो है मापने में कार्य में लिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली जो शारीरिक वृद्धि है को जाना जाता है। तो ऑफकोर्स सिर से अगर वृद्धि हो रही है और पैर की ओर हो रही है तो सिर पदाभिमुख, मतलब सिर और पद मतलब पैर की ओर अभिमुख अभिक्रिया या अनुक्रम। ध्यान रखिएगा, इजी है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके सीटेट के लिए। एंड इसके साथ साथ में केवीएस में तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड रहा है, तो आगे के लिए पॉसिबिलिटी बन जाती है इसके लिए, तो ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन 27, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए आपका राइट आंसर, दीर्घकालीन अध्ययन विधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घकालीन अध्ययन विधि। यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या कहता है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है जिसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमणीयता होती है, मतलब जिसकी वजह से अनुक्रमणीयता होती है। तो वो कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। मतलब पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास जो है हो जाता है या होता है जो अनुक्रमणीयता होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है। तो इस क्रम में अगर हम बात करें तो पियाजे महोदय का नाम आपका सबसे पहले आ जाएगा। किसका दोस्तों, पियाजे महोदय का नाम। अगला है, निर्जीव वस्तु का सजीव गुण होने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है। पियाजे ने क्या नाम दिया है इसका, तो क्या हो जाएगा, सजीव चिंतन। क्या नाम दिया है दोस्तों, सजीव चिंतन का नाम दिया है। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। एंड इसके साथ साथ में आप कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि टॉप ये जो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इसमें से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। सो गाइस, जिन भी फ्रेंड्स ने अगर अभी तक चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे इस ऑनलाइन रीडर चैनल को आपको नीचे सब्सक्राइब बटन रेड कलर का मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी आपकी नोटिफिकेशन होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलती रहेगी। एंड हाँ दोस्तों, आप हमें अनअकैडमी पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। बट हाँ, आप हमें अनअकैडमी पर दीपाली मौर्य के नाम से जो है टाइप करके आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे जो है बार पे आप यहाँ पे नेम देख सकते हैं, स्पेलिंग। ये नया नेम आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद में सर्च बार में आपको ये हमारा नाम टाइप करके आपको वहाँ पे फॉलो कर लेना है। आपको नीचे वीडियोस के लिंक्स खुल जाएंगे, सारी वीडियोस, जिसमें आपको 425 प्लस वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जिसमें आपको PDF की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। साइड में आपको PDF का बटन मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट है तो अनअकैडमी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड यूट्यूब पे भी तो आप कर ही सकते हैं। सो दोस्तों, एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा वीडियोस को, एंड शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि जो भी अगली वीडियोस हो, जो भी नेक्स्ट हम कंटेंट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए अवेलेबल कराएं, वो सभी आप जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलता रहे। एंड हाँ दोस्तों, कमेंट के द्वारा ये वीडियोज कैसा लगा एंड अगर आपकी आगे के रिक्वायरमेंट क्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, अनअकैडमी पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। सो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।